गुड आफ्टरनून अखिलेश। गुड आफ्टरनून सर। अखिलेश सर, जी सर। लोग हैं, आप चाहे तो स्टार्ट कीजिए। ओके सर, ओके। है ना, प्लीज। यस। तो इंडियन पॉलिटी कंटिन्यू करेंगे। और पिछले टर्म पे जब भी मैंने आपको ये क्लास लिया था, तो उसमें मैंने प्रस्तावना के संबंध में प्रस्तावना मैंने बता दिया था। और उसके बाद जो है भाग शुरू होते हैं संविधान के। प्रस्तावना से ही एक्चुअली संविधान की शुरुआत होती है। और उसके बाद जो भी भाग हैं, आपको मैंने बताया था उस समय भी कि वर्तमान समय में 25 भाग, ठीक है, 25 भाग हैं। और वैसे अगर आप 4 भाग जोड़े गए हैं, 22 भाग थे मूल संविधान में, 4 भाग जोड़े गए 26 हो गया। लेकिन एक भाग जो है 7वां भाग, वो 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही उसको निश्चित कर दिया गया है। इस कारण से 25 भाग है। यहाँ पर उस समय भी मैंने चर्चा की थी। आप देखिएगा कि संविधान में अगर आप देखिएगा, तो संविधान में आपको अगर डायरेक्ट पढ़िएगा तो उसमें 22 भाग ही मिलेंगे। 22 भाग, लास्ट में 22 भाग, कोई 23वां भाग करके ऐसे नहीं होगा, 23वां भाग नहीं होगा जो हम 25 भाग कहते हैं। तो 25 भाग क्यों कहते हैं कि बीच में जो है भाग जोड़े गए हैं। जैसे आप साधारण रूप से जानते ही हैं, 4 क जोड़ा गया है, जिसकी चर्चा मैंने कर ही दिया था, मूल कर्तव्य। 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क, ये 4 जो है नए भाग जोड़े गए हैं। तो 4 और 5 के बीच में ये एक नया भाग जोड़ा गया है, 4 क। 9 और 10 के बीच में 2 नए भाग जोड़े गए हैं, 9 क और 9 ख। और इसी तरीके से 14 और 15 के बीच में एक भाग जोड़ा गया है, 14 का। तो इस कारण से ये भाग की संख्या अधिक जो भी बताया जाता है 25 भाग, वो उसका अपना अपना पार्ट नहीं है। मूल अधिकार जैसे 4 का है मूल कर्तव्य, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का कोई पार्ट नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि उसी का एक अंग है, ये एक अलग भाग ही है। आप जब भी पढ़ेंगे तो क्या कहा जाता है कि संविधान में एक नया भाग, 76वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एक नया भाग जोड़ा गया। तो नया भाग है, इट मीन्स कि अन्य भागों से ये अलग है। ठीक है। तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कोई 23वां भाग नहीं है, कोई 24वां भाग नहीं है, यानी भाग 23 करके आप कुछ नहीं पाएंगे इस तरीके। और आप जो 395 अनुच्छेद है, 396वां अनुच्छेद कोई नहीं पाएंगे। जो भी नया अनुच्छेद जोड़ा गया वो सब बीच में ही जोड़ा गया है। इसकी चर्चा मैंने पिछली बार कर दिया था। अब भाग कौन कौन से हैं, तो है तो ये 22 भाग। लेकिन इसमें से जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है कुछ प्रमुख भाग ही पढ़ने हैं। उनके बारे में एक नजर में पहले चर्चा कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं इसको। भाग एक है, भाग एक, अब हर जगह भाग नहीं लिखते हैं। भाग एक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग दो क्या है, नागरिकता। भाग तीन क्या है, मूल अधिकार। जानते ही आप, इम्पोर्टेंट है, फेमस है। मूल अधिकार। चार, नीति निदेशक सिद्धांत। चार क है, ये 4 और 5 के बीच में एक नया भाग जोड़ा है, 4 क, मूल कर्तव्य। पांच है संघ की जो प्रमुख है, थोड़ा बहुत यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर आगे जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वो सब भी लिख देंगे और फिर चर्चा करें। संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
यहीं पर थोड़ा सा हम चर्चा ऐसे कर दें, वहां पर भी चर्चा करेंगे ही जब भाग 5 पढ़ाएंगे। ये सब तो सामान्य रूप से एक आ ही रहा है। कई बार ये पूछ देगा कि किस भाग में। अब जैसे संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका में ये आ गए। ये आपका विधायिका में क्या? संसद, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन वो चैप्टर जो है संसद नाम से ही। अब संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट। ये संघ की बात कर रहे हैं। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, विधायिका में संसद, और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन अनुच्छेद ना पूछ के अगर पूछ देता है कि राष्ट्रपति क्या, इसमें इसी में आप कार्यपालिका में देखें तो उपराष्ट्रपति का भी वर्णन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो भाग 5 याद रखिएगा। अनुच्छेद कई बार याद कर लेते हैं, भाग ही नहीं याद करते हैं। या राज्यसभा का वर्णन संविधान के किस भाग में है, किसी अनुच्छेद, राज्यसभा संबंधित किसी अनुच्छेद को वो करके, और उसका उसका जो थीम है वो पूछ के कहता है कि किस भाग में ये वर्णन है, और सुप्रीम कोर्ट एक है ही है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने क्वेश्चन पूछने के तरीके के लिए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर दी। हम लोग शुरू करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो ये शुरुआती अनुच्छेद है, शुरुआती भाग है, और इस मतलब अनुच्छेद भी जो शुरू होगा ये यहीं से शुरू होता है। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। कोई बहुत कुछ इसमें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा नहीं, क्वेश्चन कोई बहुत बन रहा है, लेकिन अनुच्छेद 1 ये कहता है। 2 से थोड़ा सा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा यानी कानून बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, एक नए राज्यों का गठन और एक नए राज्यों का प्रवेश। तो नए राज्यों का गठन जो है वो अनुच्छेद 3 में चला जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश ये अनुच्छेद 2 में आएगा। अनुच्छेद 2 में मतलब अब नए राज्यों का प्रवेश है क्या कि ऐसे क्षेत्र जो अभी भारत के अंग नहीं है, जैसे कोई विदेशी राज्य में है, ठीक है, जैसे बांग्लादेश का कोई भाग है, वो अगर इंडिया दावा करता है कि नहीं साहब ये हमारा है, उस पर समझौता हो जाता है, या जिस भी तरीके से सैनिक कार्रवाई द्वारा, समझौते द्वारा जिस भी तरीके से वो क्षेत्र मिल जाता है और उसको एक राज्य बना दिया जाता है, तो वो क्या हो गया कि संघ में नए राज्य का प्रवेश हो गया। ठीक है, यही अनुच्छेद 2 कहता है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, और ये कौन कर सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। संघ में नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को, संसद को। ठीक है, तो इसमें या इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन देता है। तो याद रखिएगा, स्पष्ट लिखा है संसद को। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। ठीक है, ये संसद, इस पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसको याद रखिएगा, संसद ही ये काम कर सकती है। अब अनुच्छेद 3 आता है। अनुच्छेद 3 में क्या है? यहाँ पर भी यही चीज लिखा गया है, संसद ही कर सकती है ये जो भी काम है। पहले मैं बता दे रहा हूं, तो संसद याद रखिएगा कि संसद विधि द्वारा किसी नए राज्य का साधारण बहुमत से, एक पॉइंट छूट गया मैं बता दूं, संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो पहली चीज तो आ गई कि ये काम जो है, तीनों काम, किसी नए राज्य का गठन करना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, या उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, ये चारों काम जो है करना है, तो ये करने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद द्वारा ही ये कार्य किया जा सकता है, और संसद ये कार्य कानून बनाकर करेगी। उसे कानून एक पारित करवाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, उसे पारित करवाना पड़ेगा, तभी यह कार्य हो सकता है। ठीक है, तो
संसद कर सकती है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, साधारण बहुमत से, जो पॉइंट छूट रहा था मेरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कार्य जो कर रहे हैं, यानी किसी नए राज्य का गठन करना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना, ये जितने कार्य हैं ये सब संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। अब यहाँ साधारण बहुमत शब्द आ रहा है। साधारण बहुमत, तीन तरह के बहुमत की आप देखेंगे संविधान में बात की गई है। पहला एक जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, साधारण बहुमत। और दूसरा है विशेष बहुमत। और इसी विशेष बहुमत का एक और प्रकार है, वो भी एक तरीके से वो भी विशेष ही है। तो वो जो है कि दो तिहाई बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का भी अनुसमर्थन। कुछ कानून ऐसे भी पारित होते हैं। ये एक साधारण बहुमत की बात करें तो साधारण बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों, सदन में किसी दोनों सदन का अलग अलग की मैं बात कर रहा हूं। अगर लोकसभा में साधारण बहुमत से कोई चीज पारित होनी है तो जितने लोग उपस्थित हैं और उसमें से भी जितने लोग मतदान कर रहे हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से एक अधिक, वो हो गया साधारण बहुमत। यानी अगर 100 लोग मतदान कर रहे हैं तो 51 अगर कर देते हैं तो वो साधारण बहुमत से पारित माना जाएगा। ठीक है। तो जिन जिन कानूनों के बारे में साधारण बहुमत का प्रावधान है, वहां पर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में 100 लोगों को मान के चल रहा हूं, वहां पर क्या होगा कि 51 लोग अगर किसी चीज के फेवर में वोटिंग कर देते हैं तो वो पारित माना जाएगा। अगर 51 लोग से कम है तो वो पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है। विशेष बहुमत क्या है? ये दो तिहाई बहुमत है। दो तिहाई बहुमत, यानी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत, जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से भी जितने मतदान कर रहे हैं उनका दो तिहाई। अगर कोई कानून ऐसा है जिसके बारे में स्पष्ट प्रावधान है संविधान में कि यह कानून दो तिहाई बहुमत से ही पारित होना चाहिए, अन्यथा यह पारित नहीं माना जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये विशेष बहुमत कहलाएगा। ठीक है। और ये कुछ ऐसे भी कानून की जरूरत पड़ती है, परिवर्तन की जरूरत पड़ती है, जहां पर राज्यों का भी राय लेना, वो संघीय ढांचे से संबंधित कानून होते हैं, राज्यों की भी राय लेना आवश्यक होता है। और उसमें जो है आधे से साधारण, ये बहुमत से तो पारित होना चाहिए दो तिहाई, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। एक एग्जाम्पल आपको देंगे, इधर तुरंत का तो नहीं है। जब जीएसटी लागू हुआ था तो आपको याद होगा कि जीएसटी संसद द्वारा तो पारित हो गया, उसके बाद जो है राज्यों के पास भेज दिया गया और ये कहा गया कि जब जितने राज्य हैं टोटल, आधे से अधिक राज्य जब उसका अनुसमर्थन कर देंगे उसके बाद वो जो है पूरे देश में लागू हो जाएगा, क्योंकि यह संघीय ढांचे से संबंधित था। इसमें वित्तीय व्यवस्था, राज्य और केंद्र के बीच की वित्तीय व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। ठीक है। इस कारण से इसी तरीके के अन्य जो भी कार्य जिससे संघीय ढांचे में परिवर्तन होना है, वहां पर राज्यों के अनुसमर्थन की बात, जैसे मान लीजिए कि चौथी अनुसूची में संशोधन करना है। चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितने लोग निर्वाचित, आप संशोधित करेंगे तो केंद्र और राज्य के बीच की जो संघात्मक व्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है। कई राज्य इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी लेना पड़ेगा। तो ये बहुमत के बारे में मैंने बता दिया। एक बहुमत और थोड़ा सा याद रखिएगा, वहां पर भी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर भी एक चूंकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61
61 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग से संबंधित जो ये 61 अनुच्छेद है, इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, प्रत्येक सदन के यानी लोकसभा के भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत और राज्यसभा के भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, यानी जितने लोग उस समय उपस्थित हैं और उसमें से भी जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उनके 2/3 बहुमत से, ये विशेष बहुमत। लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग क्या है, वह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और कुल सदस्य का मतलब 545, लोकसभा की अगर बात करें तो 545 का 2/3 निकाला जाएगा। उतने लोग अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के फेवर में वोटिंग करते हैं तभी वो महाभियोग वहां से पारित माना जाएगा। ये राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की बात है। इसी मायने में आप देखिएगा कि महाभियोग की जब बात चलेगी तो अखिलेश यस सर, सर, वो राष्ट्रपति के अगेंस्ट में जो महाभियोग में अभी आप बता रहे हैं कि लोकसभा के सदस्यों के, टोटल सदस्यों के 2/3 यस और यस यस सर, रा, राज्यसभा के भी सदस्यों की 2/3 की जरूरत होगी ना। यस जी जी, मतलब किसी लोकसभा सदन और में प्रारंभ राज्यसभा। किया जा जी, हाँ, और दोनों जैसे से पास किसी होना सदन होगा। से प्रारंभ किया, जी दोनों से पारित होना आवश्यक है और दोनों के कुल जी सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। यहाँ पे ये मतलब जी बहुत जी। टफ हाँ प्रक्रिया है। कई बार तो किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो है इतनी उनकी मेजॉरिटी ही नहीं होती कि वो जो है 2/3 बहुमत उनका हो। 545 का 2/3 निकालिए तो हाँ 363 या उसके आसपास पहुंच जाता है, उतना होता ही नहीं है लोग। हाँ गवर्नमेंट हाँ। के पास इतनी सारे जो घटक दल हैं उनको मिला के भी गठबंधन सरकारों में भी इतना नहीं पहुंच पाता, तो बहुत टफ प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर एक अंतर और बता दें कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है, इसके साथ 2-3 और उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग की बात संविधान में है, 2-4। एक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलता है, उनको हटाया जा सकता है पद से महाभियोग द्वारा ही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। और निर्वाचन आयुक्तों को भी महाभियोगों द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले चर्चा जो है उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध महाभियोग के की बात की गई है। वहां पर लिखा है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3, यानी वहां कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, जो कि राष्ट्रपति में है। यहाँ बस जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो महाभियोग चलाया जाएगा उसको पारित होने के लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, जिसे हम यहाँ विशेष बहुमत कह रहे हैं। यही आवश्यक है वहां पे, ठीक है। और यही प्रक्रिया हर जगह यह लिखा है। जब आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का विरुद्ध महाभियोग की बात करें तो वहां पे लिखा है कि इनको पद से ऐसे ही हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया, ठीक है, उन्हीं आधार। और फिर जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वहां पर भी ऐसे ही लिखा है कि उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया। फिर निर्वाचन आयुक्तों को भी उसी तरीके से पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया। तो ये 4 लोगों की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान है अपेक्षाकृत राष्ट्रपति, और वो विशेष रूप से इसी कारण से, ये जो बहुमत वाली बात है इसी कारण। टोटल बहुमत तो का। ये बहुमत की जी बहुमत की मैंने यहाँ चर्चा कर दी। अब फिर हम लोग अपने उसी पॉइंट पे आते हैं। साधारण बहुमत से संसद जो है ये नए राज्यों का गठन कर सकती है। अगर कभी पूछ देता है ऐसे भी कि किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन के लिए आवश्यक है या जो भी चीज, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और नीचे ये दे देता है, और उसके नीचे जो है उपरोक्त में से कोई भी या उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देता है। तो याद रखिएगा, किसी भी राज्य के, चाहे
चाहे सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, या किसी नए राज्य का गठन करना हो, ये चारों चीजों स्थितियों में साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। ठीक है, यहाँ किसी विशेष बहुमत वगैरह की आवश्यकता नहीं हो। अब नए राज्य के गठन की जहां तक बात है, नए राज्य का गठन किस किस तरीके से हो सकता है। एक राज्य है, उसके दो टुकड़े कर दिए जाए, यानी उसका कोई क्षेत्र उससे अलग कर दिया जाए, एक तरीके से ये हो सकता है। उसमें जो संविधान में लिखा है वो सारी बातें बता। फिर एक और तरीके से हो सकता है, किसी राज्य में किसी अन्य दो राज्य हैं, इस राज्य का दोनों पड़ोसी राज्य हैं, मान लीजिए सीमावर्ती राज्य है, राज्य है ए और ये बी, तो इसका नए राज्य का गठन, अभी तो ये दो राज्य हैं, तो ये हो सकता है कि इस राज्य को ये सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया गया, अब ये राज्य हो गया और इसका कुछ नाम बदल दिया गया, तो ये एक नया राज्य बन गया मान लीजिए। इस तरीके से भी बन सकता है, या इन दोनों का कुछ भाग ले लिया गया और ये नया राज्य बन गया। तो किसी भी तरीके से संसद जो है नए राज्य का गठन कर सकती है। क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन, आप देखते हैं कई राज्यों का नाम भी जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी जो है कर सकते हैं साधारण बहुमत से ही। सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र में भी परिवर्तन। सीमा में परिवर्तन, कई बार सीमा में ऐसे परिवर्तन होता है कि क्षेत्र में परिवर्तन हो, यानी क्षेत्रफल सेम रहे, कुछ इस तरीके से सीमा को परिवर्तित कर दिया जाता है कि जितना भाग इनका लिया जाए उतना भाग इधर से इनका जो है मिल भी जाए। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल सेम रहा, सीमा बस परिवर्तित हो गई। तो इस तरीके से भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा कि ऐसा कानून जो भी बनाया जाएगा साधारण बहुमत से बनाया जाएगा, उसके पहले ये राष्ट्रपति द्वारा जो है एक सिफारिश इनको संसद, एक औपचारिकता है, राष्ट्रपति ही सिफारिश संसद के समक्ष पेश करेंगे और उसी आधार पर फिर उस पर विचार विमर्श होगा, कानून पारित होगा और नए राज्य का। एक और शर्त है इसकी पहले कि राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश भेजने से पहले जो राज्य प्रभावित हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ए और बी प्रभावित हो रहे हैं, तो इन दोनों राज्यों को, इन्हीं दोनों राज्यों की बस बात है, इन दोनों राज्यों को ऐसा जो है, जो भी विचार है संसद का या केंद्र सरकार का, इन दोनों राज्यों को इस संबंध में सूचित करेंगे। यहाँ की विधायिका अपना मत देगी, संसद को भेजेगी कि साहब कीजिए या न कीजिए, जो भी चीजें हैं ये अपनी मत देगी। लेकिन इसके बावजूद भी अंतिम अधिकार संसद को ही है। मान लीजिए ये दोनों राज्य नहीं भी तैयार है कि किसी नए राज्य का गठन हो, या एक ही राज्य है और इसमें से कोई क्षेत्र अलग किया जा रहा है, ये राज्य तैयार नहीं है कि मेरा क्षेत्र अलग किया जाए, ठीक है, फिर भी अंतिम अधिकार संसद के पास ही है। संसद अगर फिर भी ये करती है, इनके विचारों को जानने के बाद भी अगर एक नए राज्य का गठन कर देती है, तो उसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि अंतिम अधिकार जो है संसद को ही है और संसद ये कर सकती है। एक औपचारिकता है कि इन लोगों का विचार लिया जाएगा, ठीक है, इनके पास इनकी विधानसभाओं में भेजा जाएगा, विधानसभा में उस पर चर्चा होगी और जो भी विचार निकल के आएगा वो संसद तक जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसे संसद में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद अब संसद के ऊपर है कि उन विचारों पर कितना ध्यान देती है, उसको कितना महत्व देती है। अगर उसे लगता है कि नहीं ये विचार कोई बहुत मायने नहीं रखते, नए राज्य का गठन हो जाना चाहिए, तो वो नए राज्य का गठन कर देगी, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं हो। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स ये इस पे याद रखिएगा नए राज्य के गठन से। अब पॉइंट वाइज बता दे रहे हैं। संसद कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती है, लेकिन उसके पूर्व राष्ट्रपति जो है ऐसा प्रस्ताव दो प्रभावित राज्य, अगर राज्य है एक ही राज्य है तो उसको भेजेंगे, एक से अधिक राज्य है तो उन राज्यों, सभी राज्यों को भेजेंगे, जो जो राज्य प्रभावित हो रहे हैं उससे या उनकी सीमा या क्षेत्र प्रभावित हो रहा है उनको भेजेंगे और उनके विचार लिए जाएंगे, परंतु अंतिम अधिकार संसद को ही होगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए नए राज्य का गठन हो गया। अब जब नए राज्य का गठन होगा तो लोकसभा वाले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें संविधान में वर्णन नहीं है कि इतनी सीटें इस राज्य की, इतनी सीटें इस राज्य की, इतनी सीटें इस राज्य की, संविधान में वर्णन नहीं। लेकिन
राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य चुन के आएंगे इसका वर्णन संविधान में ही है, और वो है चौथी अनुसूची में। ठीक है, जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें से चौथी अनुसूची में ये वर्णन है कि राज्यसभा के जो टोटल 250 मेंबर हैं उसमें से 238 का निर्वाचन होता है, 12 मनोनीत होते हैं। वो जब संसद, कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाएंगे, कितने सदस्य बिहार से चुने जाएंगे, कितने सदस्य तमिलनाडु से, कितने सदस्य जो है हरियाणा, पंजाब या जो भी स्टेट, जितने स्टेट, ये उसी में वर्णन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये सीमा परिवर्तित होगी या दो राज्य बन जाएंगे तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की भी में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। भाई उत्तर प्रदेश से अभी 31 लोग चुन है, नया राज्य बन जाता है तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि अब 31 वो रहेंगे रहेंगे और नए राज्य के लिए अलग से लाना पड़ेगा, फिर तो वहां भी बढ़ाना पड़ेगा, 250 से ऊपर बढ़ाना पड़ेगा संख्या। ठीक है, तो उसको तो मेंटेन रखना है 250 ही, उसमें तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा तभी वो उससे अधिक कर सकते हैं। 250 मेंटेन रखना है, तो इसी में से अब आनुपातिक रूप से देखा जाएगा कि अगर आपके दो भाग हो गए तो अब आपके पास राज्यसभा की कितनी सीटें रहेंगी और जो नया राज्य बना इनके पास राज्यसभा की कितनी सीटें रहेंगी। दोनों मिला के सीटें सेम ही होंगी, 31 ही आएंगी। तो इसके लिए अलग से कोई संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा, अलग से कानून नहीं बनाना पड़ेगा। उसी कानून में जिसके द्वारा जो है साधारण बहुमत से जो कानून बनाया गया है, जिसके द्वारा नए राज्य का गठन किया गया है, उसी कानून में यह भी प्रावधान कर दिया जाएगा कि और इस विभाजन के बाद इतनी सीटें पूर्व राज्य में रह जाएंगी और नए राज्य में इतनी सीटें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज याद रखिएगा। ये हो गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, कम से कम ये संशोधन वाली बात। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब स्वतंत्रता मिली थी, भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत में टोटल 562 देशी रियासतें थी। टोटल 562 देशी रियासतें। इनमें से 559 ने 559 इन्होंने जो है स्वतः विलय कर दिया, स्वेच्छा से विलय कर दिया भारत में। 559 ने स्वतः विलय कर दिया। 3 जो है रियासतें बच गई जिन्होंने स्वेच्छा से विलय नहीं किया। वो 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, उस समय हैदराबाद नाम से ही रियासत थी जो आज आंध्रा देख रहे हैं, हैदराबाद, और एक जम्मू कश्मीर, JNK लिख दे रहे हैं, ये एक रियासत। इन तीनों ने जो है विलय नहीं किया था। अब इन तीनों में जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा रेफरेंडम हुआ था। जनमत संग्रह द्वारा भारत में इसका विलय किया गया। हैदराबाद रियासत को अखिलेश पुलिस का अखिलेश सर तो सर अखिलेश सर तो जो जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ होगा, तो जी जूनागढ़ के जो लोग हैं उनके बीच में पोलिंग हुआ होगा कि वो लोग किसके साथ जाना चाहते हैं, मतलब जी, जूनागढ़ हाँ के वो जो हम निवासी हैं, पोलिंग, है ना। जी जी जी, हाँ, जूनागढ़ के जो तो उस निवासी थे, वहाँ के जो हाँ सुल्तान थे ना, वो तो पहले ही हाँ, भाप गए थे, वो भाग गए पाकिस्तान पहले ही। ठीक है, ओके, वो रेफरेंडम हाँ, तो बाद में मतलब करा ही लिया गया, क्योंकि वो जान गए थे कि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ इंडिया के फेवर में, माहौल तो लोग अपने जनता का जान ही पब्लिक जाते है, हैं, तो वो भाग गए थे हाँ हाँ जी। हाँ, हैदराबाद रियासत को ये याद रखिएगा पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया।
इसको पुलिस कार्रवाई ही कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, सैनिक कार्रवाई नहीं। और इस पुलिस कार्रवाई को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ये ऑपरेशन पोलो जो है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि जिस पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाया गया, और उसे क्या नाम दिया गया था, या क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो नाम था। एक बार ये केबीसी में भी शायद क्वेश्चन पूछा था। और जम्मू कश्मीर को आप जानते ही हैं कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा ये जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। उस समय महाराजा हरि सिंह वहाँ के शासक थे, और पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में जो है उनके राज्य पे अटैक कर दिया, और उन्होंने भारत से सहायता मांगी कि हमें जो है सहायता दीजिए हमारे। तो उसी समय जो है ये कहा गया कि आप अपने रियासत का भारत विलय कर दीजिए, और तब हम आपकी सहायता करें। तो इन्होंने जो है विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया और जम्मू कश्मीर भारत में मिला दिया। और विलय पत्र हस्ताक्षर में ही जो है बहुत सारी शर्तें थी, जो आज कई बार कुछ विवाद का विषय बन जाता है। उधर हम लोगों को नहीं जाना है। तो ये इतने जो है राज्यों को इस तरीके से मिलाया गया, रियासतों को। तो यह याद रखिए, कई बार पूछ देता है, कई बार पूछ देता है कि स्वतंत्रता के समय कितनी देशी रियासतें थी भारत में? 562, 562 रियासतें थी। 559 ने विलय कर दिया, और ये जो 3 को बाद में मिलाया गया, ये रियासतों की ये बात हो रही है इस तरीके से। अब देखिए, इसके बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो विदेशियों के कब्जे में थे, फ्रांस के और पुर्तगालियों के। 4 बस्तियां थी, फ्रांसीसी बस्तियां कहेंगे उनको, क्योंकि वो आप देखेंगे भारत के मैप में देखेंगे तो वो अलग अलग जगह है। ये जो इसका पेनिनसुलर पार्ट है वही हम ऐसे बना रहे हैं, इस तरीके से है एग्जैक्ट। ये चार चार फ्रांसीसी बस्तियां थी। इसमें एक पुडुचेरी, यनम, माहे और कराईकल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, फिलहाल हम अभी उससे आ रहे हैं, ये पहले। तो ये फ्रांसीसी बस्तियां थी। 1954 ईस्वी में, 1954, 1954 ईस्वी में फ्रांसीसियों और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसके द्वारा जो है कोई ऐसी हिंसक कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं हुई। इन्होंने जो है एक समझौते द्वारा ये चारों बस्तियां, फ्रांसीसी बस्तियां, ये भारत को इन्होंने सौंप दी, और इन चारों को मिलाकर ही बनाया गया। देखिए, अब यही एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 स्थानों पर, यानी एक इसका कोई एक जगह सीमा नहीं है, इसकी सीमा अलग अलग जो है 4 बस्तियां हैं। मेन मुख्यालय यहाँ पुडुचेरी में जरूर है। उस समय पांडिचेरी कहा जाता था। मुख्यालय इनका पुडुचेरी में है, लेकिन इनका एक क्षेत्र यहाँ भी है, एक क्षेत्र यहाँ भी है, एक क्षेत्र यहाँ भी है। तो ये फ्रांसीसी बस्तियां थी। 1954 में एक समझौते द्वारा ये भारत में मिला लिया गया। ठीक, अगला बच गया गोवा और दमन द्वीप। ये गोवा और दमन द्वीप दोनों जो है संभवतः दादरा नगर हवेली, ये जो है पुर्तगालियों के कब्जे में थी, और इनके विरुद्ध 1961 ईस्वी में, ये सब ईयर याद रखिएगा, हो सकता है ईयर से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन। 1961 ईस्वी में ये एक सैनिक कार्रवाई की गई। सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया किसको? गोवा, दमन दीव
और दादरा नगर हवेली को। अब ये थोड़ा सा दादरा नगर हवेली में थोड़ा हम देख लेंगे कंफर्म। इनको मिलाया गया भारत में। और ये जो सैनिक कार्रवाई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय नाम दिया। ठीक है, गोवा को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जो है दमन दीव दादरा नगर हवेली को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ऑपरेशन विजय द्वारा इनको भारत में मिलाया गया। इसके बाद अब भारत के अंदर ही राज्यों के पुनर्गठन की समस्या आती है। इसके लिए सबसे पहले दक्षिण भारत में, विशेष रूप से ये दक्षिण भारत में ही इस तरीके के आंदोलन हुए, और दक्षिण भारत में भाषाई आधार पे, यानी भाषा के आधार पे राज्यों के गठन को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ, विशेष रूप से आंध्रा वाले क्षेत्र। आंध्र में ही जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ कि भाषा के आधार पर जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनका एक अलग राज्य बना दिया जाए। इस चीज को तो ये मैं चर्चा कर रहा था कि इसको गोवा को तो भाषाई आधार पे। सैनिक कार्रवाई द्वारा, जी हाँ, भाषाई आधार पे। तो आंध्रा के गठन की बात जो है सबसे पहले शुरू हुई थी, और वहाँ एक नेता थे रामुल्लू करके। ठीक है, तो यही मैं उस समय कर रहा था, शायद हो सकता है कि वो डिस्कनेक्ट हो गया हो। तो कर रहा था कि सर अगर आप डिटेल कुछ जानते हो इनके बारे में, रामुल्लू के बारे में, तो बता दीजिएगा। हमने तो बुक में केवल इनका नाम पढ़ा। ये जो है शुरू के नेता थे, और इन्होंने आंध्र प्रदेश के गठन के लेकर आंदोलन किया, और अनशन पे बैठे थे, और अनशन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, अनशन के कारण ही। तो एक भावनात्मक आक्रोश जो जनता के बीच फैल जाता है, उस तरीके का आक्रोश देखकर केंद्र सरकार ने जल्दी में जो है 1953 ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। नए राज्य का ये पहला राज्य था, स्वतंत्रता के बाद गठित होने वाला ये पहला राज्य था। ठीक है, उसके आंध्र पहले प्रदेश। लगता है ये मद्रास, अखिलेश सर, इसकी पहले क्या मद्रास प्रेसिडेंसी थी क्या? यस सर, यस सर। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ही था, और ये इसको तेलुगु भाषी लोगों का जो है एक नया राज्य आंध्र प्रदेश करके गठित कर दिया गया। इसके पहले 13 राज्य थे, और ये मिला के टोटल 14 राज्य हो गए। अब जब ये गठन हुआ तो उसके बाद दक्षिण भारतीय और थोड़ा बहुत मध्य भारत में महाराष्ट्र वगैरह को लेकर भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर आंदोलन हर राज्य में शुरू हो गया। और इस चीज को कोई भी जो भी इन सब चीजों से संबंधित विशेषज्ञ थे, उन सब लोगों का कहना था कि भाषा जो है राज्य के गठन का आधार नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा और अन्य बहुत सारी बातें जो भी लोगों ने अपना तर्क दिया कि उन सब आधारों पर ही राज्य का गठन किया जाना चाहिए, भाषा जो है आधार नहीं होना चाहिए। तो अब इस संबंध में एक समिति गठित की गई, आयोग गठित किया गया। उसे जो है राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछता है। 1953 ईस्वी में ही जब आंदोलन तेज हो गया, तो 1953 ईस्वी में ही एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इसके अध्यक्ष का नाम पूछता है। इनके अध्यक्ष थे फजल अली। अध्यक्ष थे फजल अली। ये न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश थे। तो फजल अली जो है, इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इनका नाम अक्सर पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा फजल अली थे। दो लोगों का और दो अन्य सदस्य थे। हालांकि इनका किसी एग्जाम में मैंने नहीं देखा कि नाम पूछा हो, लेकिन बाय द वे अगर कभी पूछ देता है तो। एक थे हृदय नाथ कुंजरू। हृदय नाथ कुंजरू। और दूसरे थे के एम पडिक्कर। के एम ये दो अन्य सदस्य भी थे। तो इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो यहाँ
इन्होंने भी कुल मिला जुलाकर वही चीज कहा कि भाषा जो है राज्य के गठन का आधार नहीं होना चाहिए, और अपना जो भी सुझाव दिया उन सुझावों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1954 में इन्होंने सुझाव दिया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956। राज्य संसद द्वारा पारित हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसरण में ही 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा मैं चर्चा कर ही चुका हूं, भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन इसके द्वारा जो है भाग 7 को निरसित कर दिया गया। भाग 7 को निरसित कर दिया गया, यानी भाग 7 को निकाल दिया गया। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन ये भी 1956 में ही हुआ था, कभी अगर पूछे 1956 में हुआ था 7वां संविधान, उसके द्वारा भाग 7 को निरसित कर दिया गया। और उस समय 14 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। इन 14 राज्यों में ये आंध्र प्रदेश भी शामिल था, जिसका गठन हो चुका था 1953 में। तो इन 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश प्लस 13 और राज्य। ठीक है, तो इन सब का गठन जो है इस तरीके से इनके सुझावों के आधार पे ये अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसरण में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा भाग 7 को निकाल दिया गया। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि भाग 7 में राज्यों को क ख ग घ ABCD 4 श्रेणियों में बांटा गया था, वो सब हटा दिया गया, और जो पूरा भारतीय राज्य क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक राज्य और दूसरे केंद्र शासित। ठीक है, अब 2 भाग यही रह गए। अब उसमें जो श्रेणियां बटी थी राज्यों की, और जिस भी आधार पे वो बटा उसके बारे में डिटेल न कभी पूछा है न कभी जानने की कोशिश की कि वो किस आधार पे वो बांटा गया था। लेकिन ये था कि उस समय जो है 4 श्रेणियों में ABCD 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया था। किस श्रेणी में कौन से राज्य थे ये भी कभी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा नहीं है, बहुत डिटेल पढ़ा जाएगा तो वो कुछ मिलेगा। तो वो हटा दिया गया, यही भाग 7 में था, ये इसको हटा दिया गया, और 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का उस समय गठन किया गया। अब इसके बाद जो है समय समय पर नए राज्यों का गठन होता रहा, और उससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं अभी उन सब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है उनकी भी चर्चा कर दे रहा हूँ। पहले वो बता दे रहा हूँ कि कब किस राज्य का गठन किया गया। स्वतंत्रता के बाद जो नए राज्य गठित किए गए, तो एक तो स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करेंगे तो आंध्रा को भी उसमें शामिल करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। ये जो है 1953 ईस्वी में बता ही दिया मैंने। इसके बाद 14 राज्य और नए 5 केंद्र शासित प्रदेश किए गए, उसमें ये भी शामिल था। तो जो 15वां राज्य था वो था गुजरात। ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसी के साथ मिला हुआ था, और पूरा क्षेत्र स्टेट ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। जैसे उधर स्टेट ऑफ मद्रास कहा जाता था, वैसे ही ये जो है महाराष्ट्र गुजरात ये पूरा एक ही साथ था, और स्टेट ऑफ बॉम्बे नाम से जाना जाता था। 1960 ईस्वी में ये नए राज्य का गठन हुआ, गुजरात एक नया राज्य बन गया, और वो महाराष्ट्र नाम से जाने लगा, और स्टेट ऑफ बॉम्बे वाला नाम हटा दिया गया। फिर 1963 ईस्वी में नागालैंड, 1963। इसके बाद हरियाणा पंजाब से निकालकर 1966। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल
प्रदेश 1971। इसके बाद मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये ध्यान दीजिएगा कि ये एक ही साथ तीनों राज्यों का गठन हुआ था एक ही ईयर में, लेकिन ये क्रम यही रहता है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सेवन सिस्टर्स करके, उनका एक ही उच्च न्यायालय था गुवाहाटी में। सेवन सिस्टर्स का एक ही उच्च न्यायालय था, लेकिन बाद में 3 नए उच्च न्यायालय गठित किए गए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो क्रम वहां पर भी यही रखा गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। और उसमें कोई क्वेश्चन भी पूछा है कि इनमें से सबसे पहले किस राज्य में उच्च न्यायालय गठित किया गया, मेघालय में, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उस समय बच्चे अपना ट्रिक बनाए थे। तो ऐसे याद करने के लिए मेघामणि त्रिपाठी ऐसे करके वो करते थे, मेघामणि त्रिपाठी। तो उनको ये याद रहता था कि मेघालय पहले है, फिर मणिपुर है, फिर त्रिपुरा है। इन 3 राज्यों का जो है केवल याद करने के लिए ऐसा बनाया था। ये गठन हुआ था 1972 ईस्वी में। इसके बाद सिक्किम को राज्य बनाया गया। अब यहाँ से थोड़ा, चूंकि क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, इसलिए हम यहाँ से लिख दे रहे हैं। इसके पहले आप क्रम अगर चाहें तो इसको छोड़ के यहाँ से आप कर सकते हैं 15वां राज्य, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21 और ये क्या है 22वां राज्य। क्वेश्चन एक बार पूछा था भारत का 22वां राज्य कौन सा है, और एक क्वेश्चन और पूछा था भारत का 26वां राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये गठन के आधार पर ही, तो 14 तो शुरू में थे, उनमें पहला दूसरा वाला तो कुछ बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहां से आप जरूर याद कर सकते हैं कि 15, 16, 15वां, 16वां, 17, 18, 19, 20, 21, ये तीनों और ये 22वां राज्य। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1975 में। मिटा दे रहे हैं आप। ठीक, इसके बाद जो है मिजोरम 23वां राज्य। अब अपनी सुविधा के हिसाब से कर लीजिएगा, एक क्रम से ही है। इसका 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी 1987 में, और गोवा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको राज्य का दर्जा दिया गया, गोवा 1987 में। तो अगर पूछ देता है कि भारत का 25वां राज्य, तो आप देख लीजिए 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, गोवा जो है 25वां। इसके बाद सीधे ये होता है 2000 में, जब 3 नए राज्यों का गठन होता है, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इसकी डेट भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। यही क्वेश्चन एक बार पूछा था, एक सिक्किम वाला और एक छत्तीसगढ़ वाला। ये 26वां राज्य। ये गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। ठीक, इसके बाद उत्तराखंड 27वां, ये 9 नवंबर 2000 को। फिर झारखंड 28वां राज्य, 15 नवंबर 2000 को।
ये तीनों, और उसके बाद सीधे जो है तेलंगाना। तेलंगाना ये जो है 29वां राज्य। ये 2 जून 2014, 2 जून 2014 को। तो ये राज्यों के स्वतंत्रता के बाद जो है ये सारे राज्य जो गठित हुए, और इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन कभी पूछ देता है, विशेष रूप से 2-3 क्वेश्चन मैंने चर्चा कर दिया कि इनके इनके बारे में इस तरीके से पूछा है, तो आप अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं और फ्रेम कर सकते हैं कि कब क्या पूछता है, तो उसको उस तरीके से। इसके बाद मूल जो दूसरा भाग है नागरिकता, नागरिकता से संबंधित कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन वगैरह उससे पूछता नहीं है, भाग से ही संबंधित याद रखिए कि भाग 2 है नागरिकता, और अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर या 11 तक भाग 2 है, और उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो नागरिकता में भी विशेष रूप से, क्योंकि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो ज्यादातर इसी तरीके का है कि जो वर्तमान समय नागरिकता पाने होने इस तरीके का जो कानून बनाया गया है उससे उसमें कुछ नहीं है, बस ये कि संसद कानून बना सकती है, ठीक है, इसीलिए उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं। भाग 3 जो होता है, भाग 3 आप जान ही रहे हैं, मूल अधिकार है। मूल अधिकारों को लेकर जो है ब्रिटेन में और अमेरिका में, फ्रांस में, इन सब जगहों पे जो है पहले ही दिया जा चुका था मूल अधिकार, कहीं मांग भी हुई, कहीं क्रांतियां भी हुई, और फ्रांस में तो लुई 16वें को फांसी तक भी दे दी गई, ठीक है, और नागरिकों के अधिकारों को छीनने को। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें याद रखिएगा, हो सकता है कभी हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन अगर पूछ देता है, तो एनी बेसेंट ने भी जो है मांग की थी इसकी सबसे पहले, उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट में जो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था 1928 में जो आई थी, उसमें भी मांग की गई, और उसके पहले मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने 1927 संभवतः है, 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया मूल अधिकारों को लेकर। फिर 1900 कांग्रेस के ही 1931 जो कराची में हुआ था अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, 1931 के अधिवेशन में भी कराची अधिवेशन में भी मूल अधिकारों को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड एक मूल अधिकारों को लेकर बताना जरूरी था। उसके बाद जब स्वतंत्र संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान सभा में मूल अधिकारों से संबंधित जो है एक समिति गठित की गई, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। समिति पूरा नाम इसका मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति था। ये संविधान सभा में गठित थी, इसके जो है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। और एक उप समिति गठित की गई थी मूल अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति, इसी संविधान सभा में ही। इसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी, आचार्य जे बी कृपलानी, इसके अध्यक्ष थे। तो ये
मतलब स्वतंत्रता के समय से ही मूल अधिकारों को लेकर जो है एक मांग हो गई थी, मांग करना प्रारंभ कर दिया था। हमारे जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने मांग करना प्रारंभ कर दिया था। और जब संविधान सभा गठित हुई तो संविधान में, क्योंकि बहुत सारे देशों के संविधानों को पढ़ा गया, उसके आधार पर उनकी जो जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको शामिल करना था। तो उसमें ये देखा गया कि मूल अधिकार भी नागरिकों के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में मूल अधिकार बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक अलग समिति ही गठित की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और एक उप समिति गठित की गई जेबी कृपलानी की अध्यक्षता। ये दोनों भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आप जानते ही हैं कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 तो हो गया, और अनुच्छेद क्या हो गया? 12 से 35 तक, ये भाग 3 है मूल अधिकार। ठीक। तो अब इसमें जो भी अनुच्छेद है, कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन हम यहीं पे बता दे रहे हैं। सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो ये मूल अधिकार है, ये किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य के विरुद्ध। यानी राज्य नागरिकों को ये मूल अधिकार देगा, या नागरिकों के इन अधिकारों को राज्य नहीं छीनेगा। तो हर जगह राज्य, अब यहाँ राज्य क्या है उसको हम चर्चा अभी करेंगे। अनुच्छेद 12 में उसको परिभाषित किया गया है। यहाँ राज्य शब्द जो आ रहा है, राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, बस ये जान जाइए। अभी हम बता रहे हैं क्या क्या राज्य में शामिल है। तो राज्य जो है ये अधिकार देंगे, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं, मूल अधिकार, जो साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है, आम जनता के विरुद्ध भी प्राप्त है। आम जनता के विरुद्ध का मतलब कि नागरिकों पर भी, लोगों पर भी यह बंदिश लगाई गई है। यहाँ सामान्य रूप से ये क्या है कि राज्य पे बंदिश लगाई गई है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा, इन पे बंदिश लगाई गई है, सामान्य रूप से यही चर्चा में। लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जहां लोगों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी उनके विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त। साधारण रूप से आप अनुच्छेद 15(2) देखिए। अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2) जो है केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, सामान्य राज्य के साथ साथ राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है, सामान्य लोगों को भी ये निर्देशित करता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके का बिहेव नहीं करेंगे, और ये अगर ऐसा करते हैं तो ये मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। 15(2) क्या कहता है? 15(2) ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दुकानों पर, सार्वजनिक भोजनालयों यानी रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या इसी तरीके के अन्य सार्वजनिक समागम के जो भी स्थान है, वहां पर कोई व्यक्ति भी रोक नहीं सकता, मतलब भेदभाव नहीं कर सकता इन आधारों पे। किन आधारों पे? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए एक दुकान अगर हम खोले हुए हैं, ठीक है, तो दुकान हमारी है, प्राइवेट है, इसमें गवर्नमेंट का और कोई नहीं। गवर्नमेंट को हम जो भी उनका है टैक्स और जो भी हमारे दायित्व हैं गवर्नमेंट के प्रति, उतना हम करेंगे। लेकिन हम ये, हमारे पर ये भी बंदिश है कि कोई आदमी अगर हमारे यहाँ सामान खरीदने आता है तो केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उससे हम भेदभाव नहीं कर सकते। यानी हम उससे ये नहीं कह सकते कि आप फलाने धर्म के हैं, इस कारण ये हम आपको सामान नहीं बेचेंगे, आप फलाने जाति के हैं, इस कारण हम आपको सामान नहीं बेचेंगे। हाँ, अन्य आधार पे हो सकता है। इन जो 4-5 आधार बताएंगे, इनके अलावा मान लीजिए उससे आपका कोई विवाद है, या वो आपका जो है कर्जदार है, पहले से बहुत सारा सामान जो है उधार लेके गया है, नहीं दे रहा है, अन्य आधारों पे आप जो है उसको मना कर सकते हैं। उस आधार पे आपको ये फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 32 आकर्षित नहीं होगा। कोई आदमी उसको लेके नहीं जा सकता है कि इनके इस बिहेव से हमारे किसी मूल अधिकार का हनन हुआ है।
लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि भैया आप फलाने धर्म के हैं, इस कारण से हम ये सामान आपको नहीं बेचेंगे, आप फलाने जाति के हैं, इस कारण से हम आपको सामान नहीं बेचेंगे, ठीक है, या आपके साथ कोई इस तरीके का व्यापार नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो मूल अधिकार है वो केवल सरकार अगर ऐसा करेगी तभी आप दावा कर सकते हैं, नहीं। व्यक्ति के, आप होटल खोले हैं, आप देख लीजिए, होटल में कोई भी व्यक्ति किसी से ये कह के नहीं कह सकता कि केवल, या बोर्ड एक नहीं लगा सकता कि फलाने धर्म के लोग ही यहाँ आए, या फलाने धर्म के लोग न आए, फलाने जाति के लोग यहाँ न आए, ऐसा कुछ नहीं लगा सकते। तो ये 15(2). इसके अलावा एक अनुच्छेद 17 है, 23 है और 24। और ये सब अनुच्छेदों के बारे में आगे हम पढ़ाएंगे। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 साधारण रूप से बता दे रहे हैं। 15(2) के बारे में मैंने बता ही दिया। 17 है अस्पृश्यता का अंत, 23 है, 23-24 दोनों है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें जो है जबरन श्रम या बेगार वगैरह न कराना, और ये जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी खतरनाक कार्य में नहीं लगाने के लिए, खतरनाक रोजगार में नहीं, एक तरीके से बाल श्रम से संबंधित। लेकिन बाल श्रम में थोड़ा सा इससे डिफरेंस हो जाता है, वहां पे हम चर्चा करेंगे। बाल श्रम और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये 4 अनुच्छेद ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। राज्य और व्यक्ति, राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। बाकी जितने अनुच्छेद हैं राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। उसके बाद कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं, बाकी सारे जो है सभी व्यक्तियों को मिले हैं। यहाँ व्यक्ति और नागरिक में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। व्यक्ति, नागरिक, नागरिक कौन है? नागरिक वही है जो भारतीय नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, या जो भी प्रावधान नागरिकता से संबंधित भारत में है, जो भी कानून नागरिकता के संबंध में, उन कानूनों के अनुसरण या उनका जो है फुलफिल करते हुए वो जो है भारत में निवास कर रहे हैं, उस सारे कानून के को उस पर लागू होते हैं, वो नागरिक है। और व्यक्ति में क्या है? ऐसे भी व्यक्ति जो नागरिक नहीं है, यानी भूटान का कोई नागरिक है, इंडिया में आया है, व्यवसाय कर रहा है, जिस भी वजह से, बहुत सारे स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पढ़ते हैं, तो उनको यहाँ की नागरिकता थोड़ी मिली है। ठीक है, पाकिस्तान से ही कोई व्यक्ति आ गया, या अमेरिका से आ गया, फ्रांस से आ गया, या अन्य किसी भी देश से, जितना भी देश आप जानते हैं, वो आके इंडिया में रह रहा है, नागरिकता उसने नहीं ली है, तो जब तक रह रहा है वो तो अलग अपना प्रावधान है वीजा और सब चीजों का, तो वो रह रहा है, तो वो व्यक्ति है। और यहाँ पर जो मैंने चर्चा जहाँ शुरू की, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों को नहीं प्राप्त, सभी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 19 एग्जाम्पल के रूप में, अनुच्छेद 19 में जब आप देखेंगे, 15 है, 15 भी है, पूरा 15, अनुच्छेद 15, 19 और ये आगे अभी बता रहे हैं, ये जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है। एग्जाम्पल 19 थोड़ा सा आसान रहेगा समझना, इसलिए बता रहे हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये जो है केवल नागरिकों को प्राप्त। कोई विदेशी है तो हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते कि आप नहीं, इस मैटर पे आप नहीं बोलेंगे, आप सरकार के विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे। इससे जो है, चूंकि वो अधिकार उसको मिला ही नहीं है, ये अधिकार तो केवल नागरिकों को प्राप्त है, उसको अधिकार जब मिला ही नहीं है तो वो दावा नहीं कर सकता है इंडिया में कोर्ट में जाकर कि साहब हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। इंडिया में वो नहीं बोल सकते, उनको मनाही की जा सकती है। ठीक है, और भी कई चीजें हैं। लेकिन इनके अलावा अनुच्छेद 15, 19, 29, 30, ठीक है, ये
जो है ये जो अधिकार हैं ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। इनके अलावा जितने अधिकार हैं, मूल अधिकार, वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। आप अनुच्छेद 21 ले लीजिए, 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, जिस भी रूप में इसको कहा जाता है, अनुच्छेद 21। अब कोई पाकिस्तान से व्यक्ति अगर इंडिया में आया है, ठीक है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है या चाइना हमारा दुश्मन देश है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में आया है, कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये थोड़ी ही आपको अधिकार मिल जाता है कि उसको आप उसकी हत्या कर दें, उसके उसके प्राण ही आप ले लें, उसकी जान ले लें। ये अधिकार आपको नहीं मिल जाता है। वो कानूनी प्रक्रिया है, गवर्नमेंट करेगी जो भी, अगर उसकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मतलब भारतीय कानूनों के अनुसार नहीं है, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर कुछ एक्टिविटी उसकी सही नहीं है, तो उस आधार पे जो है कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी उसके खिलाफ। लेकिन आप उसके साथ जो है उसके जीवन की स्वतंत्रता पे कोई वो नहीं कर सकते, हमें आपको अधिकार नहीं है। और राज्य भी अगर करेगा, यानी गवर्नमेंट भी करेगी, तो अनुच्छेद 21 में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यही सेम वर्डिंग है अनुच्छेद 21 की। आप देखिएगा क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया, न कि नागरिक। उसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता, जीवन, ये तो जान ही रहे हैं कि उसको जीने का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता मतलब आप स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकते हैं, जो भी जैसे भी आप कार्य कर सकते हैं, ये दैहिक स्वतंत्रता है, शारीरिक स्वतंत्रता है। लेकिन आपको अगर हथकड़ी लगा दी गई तो आपकी शारीरिक स्वतंत्रता पे एक प्रतिबंध यहाँ लग गया, आपको एक विशेष दायरे में बंद कर दिया गया, कारागार, जेल, एक कोठरी में बंद कर दिया गया। तो वो क्या है, आप, आपकी शारीरिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लग गया। अब आप उस कोठरी में ही घूमिए, उससे बाहर नहीं जा सकते, या उस बाउंड्री वाल, चार दीवारी के बीच ही आप रह सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते, यानी जेल में बंद कर दिया गया। तो ये आपकी शारीरिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा। तो ये तो जेल हो गया। और भी अगर किसी व्यक्ति को किसी कमरे से ही बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उसी के घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो वो भी तो उसका घर ही उसके लिए जेल हो गया, वो उसकी शारीरिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध हो गया। तो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध राज्य भी अगर लगाएगा, यानी गवर्नमेंट लगाती है अगर प्रतिबंध, तो वो कैसे लगाएगी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही। अगर उससे संबंधित कोई कानून है, उस कानून में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ये एक्टिविटी में लिप्त पाया जाता है तो उसके साथ ये कार्यवाही होगी, उसे जेल में बंद किया जाएगा, तो उसे जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे बंद करेंगे। तो उसके दैहिक स्वतंत्रता से व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ ही है, चाहे वो इंडिया का नागरिक हो, पाकिस्तान का नागरिक हो, भूटान का, श्रीलंका का, अमेरिका का, जहां का भी नागरिक हो, वो व्यक्ति की श्रेणी में आएगा और उसे जो है ये अधिकार जैसे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, सेम अधिकार उसको इसमें भी मिलेगा। विधि के समझ समता, अनुच्छेद 14, यह भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये भी लिखा है। तो ये सब जो अधिकार हैं सभी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त है। एक चाइना से आया हुआ व्यक्ति जो नास्तिक है और या बौद्ध धर्म का अनुयायी है, जापान से आया है बौद्ध धर्म का अनुयायी है, पाकिस्तान से आया है मुस्लिम धर्म का अनुयायी है, इंडिया में आ गया तो उससे उसके जो धार्मिक उसका तौर तरीका है पूजा पाठ करने का, उससे रोकने का अधिकार नहीं है किसी को। वो उसका उस व्यक्ति को भी, उसको भी मूल अधिकार है। लेकिन हाँ, उसमें भी कुछ प्रतिबंध है कि इन शर्तों के साथ आप जो है इस धार्मिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। ये सबके लिए है, केवल उसी के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। हम कोई इस तरीके का आचरण धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे नहीं कर सकते जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, या ऐसा कोई आचरण नहीं कर सकते जो अश्लील किस्म का हो या अनैतिक माना जाए।
इस तरीके का धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे इस तरीके का आचरण नहीं कर सकते। इस पर जो है सरकार आपसे प्रतिबंध लगा सकती है। तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, शेष अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30, ये सारे जो मूल अधिकार हैं ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। शेष जो भी मूल अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। 14 से लेके आप मूल अधिकारों की गणना होती है, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो है क्या है, समानता का अधिकार। ये उसके बाद भाषा, ये स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है 19, 20, 21, ठीक है, 21 का भी है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29, 30 अल्पसंख्यकों का अधिकार कहा जाता है। लेकिन संस्कृत, इसका जो उसमें संविधान में लिखा है, उसमें लिखा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित। 29, 30, 31 को निकाल दिया गया है। अभी उसकी चर्चा नेक्स्ट उसमें हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अच्छा, टर्म में अनुच्छेद करेंगे 31 निकाल दिया गया कि कि सर? नहीं, 31 अनुच्छेद सर, 31 अच्छा, उसको अभी नहीं, उसमें हटा दिया गया एक्चुअली इसमें। निकाला नहीं गया है। नहीं नहीं सॉरी, निकाला नहीं गया है। उसमें 31 में वो संपत्ति का मूल अधिकार था, ठीक है, तो वो उसको हटा दिया गया, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। हाँ, पहले 7 संपत्ति का मूल मूल अधिकार अधिकार, थे। हाँ। हाँ, हम्म। तो उसमें से जो है ये संपत्ति के मूल अधिकार, तो संपत्ति का मूल अधिकार दो जगह था। अनुच्छेद 19 1 च में इसमें था संपत्ति का मूल अधिकार, और अनुच्छेद 31 में था। इन दोनों को हटा हम्म। दिया गया। इसके बाद ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इसका मतलब यह है कि जितने भी मूल अधिकार आपको गिनाए गए 14 से लेके और 30, 31 तक, जितने भी मूल अधिकार गिनाए गए, इन मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो इसके लिए सामान्य रूप से एक प्रक्रिया है कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते किसी चीज को लेकर। आप एक लोअर कोर्ट में जाए, लोअर कोर्ट से फिर बनी हुई है, और तब आप अपील में ऐसे करते करते सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मूल अधिकार का, जितने मूल अधिकार गिनाए गए हैं 14 से लेके ये 30 तक, जितने मूल अधिकार गिनाए गए हैं, इनमें से अगर किसी का भी हनन होता है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे जो है उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। और सिर्फ आपको इतना बताना है कि मेरे इस मूल अधिकार का हनन हुआ है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इतना संतुष्ट हो जाती है, सबसे पहले यही जांच करेगी कि जो इस मूल अधिकार का हनन हुआ है कि नहीं हुआ, ये मूल अधिकार आपके पास था कि नहीं था। अगर था और हनन हुआ है प्राइमा फेसी, तो उनको एक्सेप्ट करना ही करना, ठीक है। तो ये चीज आगे थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी बस है कि यही अधिकार चूंकि उच्चतम न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त, सॉरी, उच्च न्यायालयों को भी 226 के अंतर्गत प्राप्त है, इसलिए कई बार उच्चतम न्यायालय ऐसा कर देता है कि उच्च न्यायालय भी सक्षम है और आप सीधे उच्च न्यायालय में कर दीजिए, और थोड़ा सा इसके कारण हमारा बर्डन कम हो जाएगा। तो कई बार ऐसा कर देता है, लेकिन अधिकार आपका यह है। और इसी अनुच्छेद के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। उन्होंने पूछा जाए कि पूरे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना यह संविधान निष्प्रभावी हो जाएगा, तो मैं इसी अनुच्छेद का नाम लूंगा, और यह अनुच्छेद 32, संविधान की आत्मा।